विद्यार्थियों, आज हम ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के ऊपर चर्चा करेंगे। किसी भी शासन की कुशलता को आंकने की सबसे बड़ी कसौटी वहाँ की न्याय व्यवस्था होती है। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था क्रमिक विकास का परिणाम है। आज भी वहाँ न्याय की प्रणाली पर सामंती युग की छाप हमें देखने को मिलती है। अधिकांश कानूनों का स्रोत वहाँ की सामाजिक परंपराएं रही हैं। हम ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की कुछ विशेषताओं पर यहाँ चर्चा करें कि इंग्लैंड अपनी स्वस्थ कानूनी व्यवस्था तथा उत्तम न्याय प्रणाली के लिए विश्व विख्यात है। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता है विधि का शासन, कि इंग्लैंड में विधि का शासन है। इंग्लैंड में सरकारी कर्मचारी तथा गैर सरकारी अथवा साधारण व्यक्तियों के लिए एक ही प्रकार की कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था है और न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी लोग आते हैं। यहाँ ब्रिटेन के या अन्य महाद्वीपों के समान प्रशासनिक कानूनों की व्यवस्था नहीं है। दूसरी विशेषता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कि ब्रिटिश न्यायपालिका अपने कार्य में स्वतंत्र है। उसकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है। उनकी नियुक्ति दलबंदी से परे होती है। अधिकतर न्यायाधीश अनुभवी प्रसिद्ध बैरिस्टरों में से लिए जाते हैं। उनकी जो पदावधि है वो सुरक्षित होती है। उनकी नियुक्ति जीवन पर्यंत के लिए की जाती है। वे अपने पद पर सदाचार के आचरण तक बने रहते हैं। कार्यपालिका उन्हें अपनी इच्छानुसार पद से नहीं हटा सकती है। किसी भी न्यायाधीश को केवल तभी पद से हटाया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन इस संबंध में सिफारिश करें। न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन दिया जाता है ताकि वे रिश्वत के लालच में ना आए। अंत में उनके कार्यकाल में उनकी सेवा की शर्तों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे उनको हानि हो। तो इन प्रावधानों के कारण ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था है या न्यायाधीश हैं वो निर्भीकता, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से साथ न्याय का कार्य संपन्न करते हैं। तीसरी विशेषता है वो जूरी पद्धति है, कि ब्रिटिश न्याय प्रणाली की जो प्रमुख विशेषताओं में हम इसे जूरी पद्धति को, प्रथा को मान सकते हैं, जूरी सिस्टम को। कि जूरी पद्धति का अर्थ है न्याय व्यवस्था में साधारण नागरिकों को शामिल करना। जूरी के सदस्य अपने अनुभव, सामान्य ज्ञान के आधार पर यह निर्णय करते हैं कि कोई भी जो अपराधी है वो दोषी है या नहीं है, निर्दोष है। इंग्लैंड में जूरियों का प्रयोग फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार के मुकदमों में किया जाता है। जूरी की व्यवस्था से न्याय में निष्पक्षता और बढ़ जाती है, क्योंकि जूरी के सदस्य न केवल कार्यपालिका बल्कि न्यायपालिका से भी स्वतंत्र होते हैं। वे प्रत्येक मामले में सविवेक के अनुसार कार्य करते हैं और उसी के आधार पर पूर्ण स्वतंत्र होकर निर्णय देते हैं। चौथी विशेषता है संसद की सर्वोच्चता, कि इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका और भारत के समान न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू का अधिकार नहीं है। ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकती। पांचवी विशेषता है असंहिताबद्ध कानून, कि ब्रिटेन में कानून और न्याय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वहाँ कानूनों का अधिकांश भाग संहिताबद्ध नहीं है। इंग्लैंड की न्याय पद्धति कॉमन लॉ और स्वाभाविक न्याय के पर आधारित है, इसलिए ये असंहिताबद्ध है। किंतु इंग्लैंड का अधिकांश कानून जो असंहिताबद्ध होने के कारण ये नहीं है कि वहाँ कानून का अस्तित्व नहीं है। संसद द्वारा पारित अधिनियम तथा प्रत्यायोजित विधि निर्माण, इसके अंतर्गत निर्मित कानून संहिताबद्ध भी हैं वहाँ पर। एक सी न्याय पद्धति का अभाव, कि ब्रिटेन की न्याय प्रणाली में ये भी एक विशेषता है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग न्याय की पद्धति प्रचलित है। जैसे इंग्लैंड और वेल्स में तो एक सी न्याय पद्धति है, परंतु स्कॉटलैंड में न्यायालयों का संगठन अलग प्रकार से होता है। उत्तरी आयरलैंड में
जो अभी भी ग्रेट ब्रिटेन में शामिल हुआ है, न्याय पद्धति इन सबसे भिन्न है। अब केवल जस्टिस ऑफ पीस के न्यायालयों को छोड़कर प्राय सभी न्यायालय एक सूत्र में बंध गए हैं और न्यायालयों के क्षेत्राधिकार संबंध में जो कठिनाइयाँ थी वो उनको दूर कर लिया गया है। सातवीं विशेषता है निर्दोषिता की मान्यता कि अंग्रेजी में ये कहावत है कि कानून की अनभिज्ञता माफ़ी का आधार नहीं हो सकती, यानी कोई भी अभियुक्त अपने बचाव में यह दलील नहीं दे सकता कि वह यह नहीं जानता था कि अमुक कार्य एक दंडनीय अपराध है। न्यायालय यह मानकर चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति सभी कानूनों को न केवल जानता है बल्कि समझता भी है, लेकिन साथ ही न्यायालय अभियुक्त की निर्दोषिता में भी विश्वास करता है। जब तक अभियुक्त पर लगाए गए जो आरोप सिद्ध न हो जाएं, तब तक उसे निर्दोष समझा जाता है। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का एक आधारभूत सिद्धांत यह भी है, चाहे 10 अपराधियों को अपने किसी कुकृत्य का दंड ना मिले, लेकिन एक भी निर्दोष व्यक्ति कभी दंडित ना हो। ये भी इनकी एक विशेषता है, निर्दोषिता की मान्यता। 8वां जो विशेषता है वो है निःशुल्क कानूनी सहायता एवं परामर्श। कि यह कहा जाता है कि न्यायालय के द्वारा सभी के लिए खुले हुए हैं, किंतु यह तभी संभव है जब हर व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान हो कि वह वकीलों की से सेवाएं हासिल कर सके। निर्धन लोगों के लिए न्याय के समक्ष समानता का कोई मूल्य नहीं हो जाता, इसलिए गरीब लोगों को निःशुल्क या मामूली शुल्क देकर वकीलों की सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। ये वहाँ पर 1949 के एक अधिनियम द्वारा ये व्यवस्था की गई कि कानूनी सहायता योजना लॉ सोसाइटी की देखरेख में चलती है। इस सोसाइटी को सरकारी कोष से एक निश्चित धनराशि इस कार्य के लिए दी जाती है कि वो निर्धन गरीब लोगों को जो न्याय वकील नहीं हायर कर सकते उनको सहायता देगी। नवी विशेषता वकीलों की द्वैध व्यवस्था। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की ये भी एक विशेषता है कि वकीलों में द्वैध व्यवस्था है। प्रथम श्रेणी में विधि संबंधी परामर्श देने वाले अधिकारी को रखा जाता है, इन्हें सोलिसिटर या अटॉर्नी कहा जाता है। द्वितीय श्रेणी में बैरिस्टरों को रखा जाता है। ये सोलिसिटर द्वारा तैयार विषयों को न्यायालय में उपस्थित करते हैं एवं वादी के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। सोलिसिटर अदालतों में भाग नहीं लेते हैं। हार्ड हेल्साम ने दोनों में प्रमुख अंतर इस प्रकार बताया है कि सोलिसिटर सारा दिन अपनी मेज पर बैठकर काम करता है, वह अपने स्टाफ से काम लेता है, अपने मुवक्किल से साक्षात्कार करता है, पत्र लिखवाता है। बैरिस्टर स्वयं को मुक्त रखता है ताकि जब कोर्ट उसे बुलाए वह उसके समक्ष जा सके। एक व्यवसाय का आदमी होता है बैरिस्टर, और दूसरा काफ़ी हद तक एक कलाकार और विद्वान होता है। ये बात वहाँ कही गई है हेल्साम के द्वारा। 10वीं विशेषता और अंतिम विशेषता न्याय व्यवस्था का वर्गीकरण। एलन बाल के अनुसार मजिस्ट्रेट के ऊपर के ब्रिटिश न्यायाधीश बैरिस्टरों में से चुने जाते हैं और वे उच्च मध्यम वर्ग और अनुदार पृष्ठभूमि के होते हैं। अधिकांश न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति हैं जो पब्लिक स्कूलों में पढ़े हैं और जिन्हें कभी यह नहीं जाना कि भूख व गरीबी क्या चीज़ होती है, इसलिए लॉस्की कहते हैं कि मजदूर व आम लोगों के उन्हें सहानुभूति हो ही नहीं सकती। मार्क्सवादियों के अनुसार ब्रिटिश न्यायाधीश कानून की व्याख्या इस प्रकार करते हैं जिसे निजी संपत्ति का कोई नुकसान ना हो। तो ये ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था की विशेषताएं थी। अब बात करेंगे ब्रिटेन में नवसृजित सर्वोच्च न्यायालय। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। 1990 के दशक के प्रारंभ से ही ब्रिटिश में यह विचार जोर पकड़ने लग गया था कि न्याय व्यवस्था में समय के अनुसार परिवर्तन होने चाहिए। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह था कि अंतिम अपीलीय न्यायालय विधायिका और कार्यपालिका से पृथक और स्वतंत्र नहीं था, क्योंकि लाट सभा ही सर्वोच्च न्यायालय हुआ करती थी।
2003 तक यह आम सहमति बनी कि लॉर्ड चांसलर और प्रिवी परिषद की न्याय समिति वाली इस व्यवस्था को समाप्त कर संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए। इसलिए 2005 में संसद ने संवैधानिक सुधार अधिनियम पारित किया, जिसे 24 मार्च 2005 को साम्राज्ञी ने अनुमति प्रदान की। इस सुधार अधिनियम द्वारा ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। यानी डेट याद रखना, 24 मई 2005 को इसको एक न्यायालय को मान्यता प्राप्त हुई साम्राज्य के हस्ताक्षर के बाद। तो संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के अनुसार न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका दोनों से स्वतंत्र कर दिया गया। अब लॉर्ड सभा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करने की स्थिति में नहीं रही। एक सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों की स्थापना की गई जो विधायिका एवं कार्यपालिका से स्वतंत्र था। लॉर्ड चांसलर की न्यायिक भूमिका समाप्त कर दी गई। अब ब्रिटेन में लॉर्ड चांसलर की स्थिति लगभग वही है जो अन्य देशों में विधि या कानून मंत्री की होती है। जो नवसृजित सर्वोच्च न्यायालय ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के न्यायिक कार्यों को 1 अक्टूबर 2009 से ग्रहण किया। यानी कि जो ये सर्वोच्च न्यायालय था वो 1 अक्टूबर 2009 से काम प्रारंभ किया। न्यायालय का औपचारिक उद्घाटन ब्रिटेन की महारानी ने 16 अक्टूबर को प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन की उपस्थिति में किया। अब बात आती है कि सर्वोच्च न्यायालय का संगठन। संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के खंड 23 में यह प्रावधान किया गया है कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश सहित 12 न्यायाधीश होंगे। यानी कुल 13 न्यायाधीश होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश और 12 अन्य न्यायाधीश होंगे। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति साम्राज्ञी द्वारा के अधिकार पत्र से होगी। साम्राज्ञी की न्यायाधीशों की संख्या घटाने बढ़ाने का भी अधिकार है, किंतु वह ऐसा तभी कर सकती है जब संसद के दोनों सदनों ऐसा संकल्प पारित कर दें। इन न्यायाधीशों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश को लॉर्ड चीफ जस्टिस अथवा इंग्लैंड और वेल्स के न्यायाधीशों के अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया जाता है। अब बात आती है न्यायाधीशों की योग्यता। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश वही व्यक्ति हो सकता है जिसमें ये योग्यताएं हो कि वह किसी उच्च न्यायिक पद पर कम से कम 2 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव रखता हो, या वरिष्ठ न्यायालयों में वह कम से कम 15 वर्ष की अवधि के लिए अधिवक्ता रहा हो। तो ये 2 योग्यताएं हैं। न्यायाधीशों की चयन की प्रक्रिया कि ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य न्यायाधीशों के चयन हेतु एक लंबी और जटिल प्रक्रिया को अपनाया गया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री साम्राज्ञी से अनुशंसा करते हैं, किंतु वे उसी व्यक्ति के लिए अनुशंसा कर सकते हैं जिनकी नियुक्ति हेतु लॉर्ड चांसलर ने ऐसा अनुरोध किया हो, और लॉर्ड चांसलर को भी एक निर्धारित प्रक्रिया से गुजरते हुए ऐसा अनुरोध करने का अधिकार है। लॉर्ड चांसलर को सर्वोच्च न्यायालय में चयन हेतु एक चयन आयोग स्थापित करना होता है, जिसमें ये सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है। उस समिति में सर्वोच्च न्यायालय का उपाध्यक्ष होता है। निम्न जो कुछ आयोगों के अध्यक्ष जैसे सदस्य होते हैं, जैसे न्यायिक नियुक्ति आयोग के सदस्य, स्कॉटलैंड न्यायिक नियुक्ति आयोग का सदस्य, उत्तरी आयरलैंड न्यायिक नियुक्ति आयोग का सदस्य, ये इसमें सदस्य होते हैं। तो 3 तरह के इसमें सदस्य होते हैं। इस चयन आयोग की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष और उसके अभाव में उपाध्यक्ष करता है। किन्हीं व्यक्तियों के नाम में सिफारिश लॉर्ड चांसलर से करता है। आयोग को चयन प्रक्रिया के दौरान पदाधिकारियों से परामर्श करने का भी उसे लेते हैं कि वे वरिष्ठतम न्यायाधीश जो न तो को आयोग के सदस्य और न ही नियुक्ति क्योंकि अपेक्षा रखता हो, लॉर्ड चांसलर स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री, वेल्स के परिषद प्रथम सचिव, उत्तर आयरलैंड के राज्य सचिव, इनसे परामर्श करके इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद चयन आयोग अपनी रिपोर्ट लॉर्ड चांसलर को देता है। लॉर्ड चांसलर चयन आयोग द्वारा अनुशासित व्यक्तियों की नियुक्ति पर स्वीकृति अथवा अस्वीकृति अथवा चयन आयोग को इसकी अनुशंसा पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। चयन आयोग की अनुशंसा स्वीकृत किए जाने पर लॉर्ड चांसलर यह अनुशंसा प्रधानमंत्री को देता है, और अंत में प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्तियों की
को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाने हेतु साम्राज्य के पास यानी कि रानी के पास अनुशंसा के लिए ले जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 70 वर्ष की आयु तक रखा गया है, किंतु इससे पूर्व भी वे त्यागपत्र दे सकते हैं। ऐसा त्यागपत्र उन्हें लॉर्ड चांसलर को लिखित रूप में देना होगा। इसके अलावा न्यायाधीशों को पद से हटाया भी जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सदाचार के व्यवहार के आधार पर अपने पद पर सेवा करने का अधिकार है। सेवानिवृत्ति की आयु तक बने रह सकते हैं, किंतु उन्हें कदाचार के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है। संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि शारीरिक अक्षमताओं के आधार पर न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त करने का अधिकार लॉर्ड चांसलर को है, किंतु ऐसा करने से पूर्व उसे कुछ बातों का पालन, शर्तों का पालन करना होगा। किसी न्यायाधीश को हटाते समय न्यायालय के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुमति लेनी होगी। अध्यक्ष को हटाते समय उपाध्यक्ष और वरिष्ठ न्यायाधीशों की सहमति लेनी होगी। उपाध्यक्ष को हटाते समय अध्यक्ष और वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सहमति लेनी होगी। अब बात आती है न्यायाधीशों के वेतन भत्तों की। तो न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का निर्धारण लॉर्ड चांसलर द्वारा किया जाता है। उन्हें यह वेतन यूनाइटेड किंगडम की संचित निधि से दिया जाता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें पेंशन देने का भी प्रावधान है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को 2,14,165 पाउंड वार्षिक और उपाध्यक्ष और अन्य न्यायाधीशों को 2,06,857 पाउंड वार्षिक वेतन दिया जाता है। अब बात आती है सर्वोच्च न्यायालय का स्टाफ और कार्यालय की। सर्वोच्च न्यायालय का अपना एक कार्यालय और स्टाफ होता है। लॉर्ड चांसलर सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष से परामर्श के बाद कुछ कार्यपालक नियुक्त करता है। सर्वोच्च न्यायालय लंदन में के मिडलेक्स गिल्ड हॉल में ये कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय में किसी वाद की सुनवाई तभी की जा सकती है जबकि सुनवाई के लिए पीठ का गठन इस प्रकार किया जाए कि पीठ में न्यायाधीशों की संख्या विषम संख्या में होती है। पीठ में कम से कम 3 न्यायाधीश हों, उनमें से आधे स्थायी न्यायाधीश हो। न्यायालय को अपना निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर या बहुमत के आधार पर देना होता है। अब बात आती है कि विशेष आयोग हैं। संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के अंतर्गत 2 न्यायिक आयोगों का प्रावधान किया गया था। एक न्यायिक नियुक्ति आयोग और दूसरा न्यायिक नियुक्ति एवं आचरण अम्बुड्समैन। न्यायिक नियुक्ति आयोग में एक सभापति और 14 अन्य आयुक्त होते हैं। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति महारानी के द्वारा लॉर्ड चांसलर की अनुशंसा पर की जाती है। आयोग का प्रमुख कार्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में अनुशंसा करना है। न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया तथा न्यायिक आचरण संबंधी शिकायतों पर विचार करने एवं उनके निराकरण हेतु न्यायिक नियुक्ति एवं आचरण अम्बुड्समैन की भी स्थापना की गई है। अम्बुड्समैन के पद पर नियुक्त लॉर्ड चांसलर की अनुशंसा पर रानी के द्वारा की जाती है। अम्बुड्समैन न्यायिक आचरण संबंधी शिकायतों के सही पाए जाने पर दोषी को स्वयं दंडित करने का अधिकार नहीं रखता, बल्कि लॉर्ड चांसलर और न्यायिक नियुक्ति आयोग को कार्यवाहियों की अनुशंसा करता है। अब बात आती है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय अंग्रेजी विधि, उत्तरी आयरिश विधि, स्कॉटिश सिविल विधि से संबंधित सभी मामलों में उच्चतम न्यायालय है। यह यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में अंतिम एवं सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। यह इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड एवं स्कॉटलैंड में दीवानी पारिवारिक विवादों में भी अंतिम अपीलीय न्यायालय का कार्य करता है। यह इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में फौजदारी वादों में अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। यह प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के राष्ट्रमंडलीय क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त शेष सारे अधिकार अब सर्वोच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दिए गए हैं। लॉर्ड सभा को प्राप्त समस्त न्यायिक अधिकार अब सर्वोच्च न्यायालय के पास आ गए हैं। यह यूनाइटेड किंगडम का सर्वोच्च अभिलेख न्यायालय है, यानी रिकॉर्ड न्यायालय है। इस न्यायालय के अभिलेख सभी जगह साक्षी के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे और उनकी प्रामाणिकता के विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जाएगा। अब बात आती है लॉर्ड चीफ जस्टिस की विशिष्ट शक्तियाँ एवं कार्य।
कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश को लॉर्ड चीफ जस्टिस के नाम के साथ साथ लॉर्ड इंग्लैंड और वेल्स के न्यायाधीश न्यायालयों का अध्यक्ष भी बुलाया जाता है। इंग्लैंड और वेल्स के न्यायालयों के अध्यक्ष के रूप में उसे कुछ शक्तियां प्राप्त हैं कि इंग्लैंड और वेल्स के न्यायालयों के अध्यक्ष के रूप में वह वहां के सभी श्रेणी के सभी न्यायालयों का अध्यक्ष है। वह उनमें से किसी भी न्यायालय में बैठ सकता है, निर्देश दे सकता है, यह देख सकता है कि न्यायालय का कार्य नियमानुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। वह इंग्लैंड और वेल्स की समस्त न्याय व्यवस्था का प्रधान है। दूसरा शक्ति है इंग्लैंड और वेल्स के न्यायालयों के अध्यक्ष के रूप में लॉर्ड चीफ जस्टिस वहाँ की न्याय व्यवस्था से संबंधित समस्त स्थितियों को मंत्रिमंडल, लॉर्ड चांसलर और संसद को अवगत कराता है। अब अंत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति और भूमिका कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय से तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यूनाइटेड किंगडम का सर्वोच्च न्यायालय सरकार की समान शाखा नहीं है, उसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी प्राप्त नहीं है। संसद द्वारा निर्मित विधियों को वह असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के द्वारा यूके में न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका से पूर्ण रूप से पृथक कर एक स्वतंत्र निकाय का दर्जा दिया गया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु न्यायिक नियुक्ति आयोग के रूप में एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम लॉर्ड चीफ जस्टिस फिलिप्स के अनुसार पूर्व की न्याय व्यवस्था लोगों में भ्रम उत्पन्न करती थी, जबकि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बाद शक्तियों के पृथक्करण वाली व्यवस्था ब्रिटिश न्याय प्रणाली के प्रति भ्रम को दूर करते हुए गरिमा और निष्पक्षता प्रदान करती है। तो ये था ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था। तो यह अभी तक हमने ब्रिटेन की पूरी शासन व्यवस्था की चर्चा कर दी। अब अपन लास्ट में ब्रिटेन की जो दल प्रणाली है, क्योंकि लोकतंत्र दलों के आधार पर चलता है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।